गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती रहती है। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ सुनाती है, जिसमें वो उसे बताती है कि तनिषा और उन दोनों के बीच में कैसे लवी डवी मोमेंट्स होते हैं। और वो दोनों के लवी डवी मोमेंट्स जो पार्टी में होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो स्मृति रहती है वो टेंशन में होती है। और वो टेंशन में होने के बाद वो वहाँ पर जब वो लोग मार्केट में जाते हैं तो वो अपनी टेंशन और अपना जो अंदर की जितने भी जो उसके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही रहती है वो सब कुछ उसे बताती है। और उसे बताने के बाद वो ये चीज़ उसे अच्छे से क्लियर करती है। और क्लियर करने के बाद वो उसे ये कहती है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी उसे कंसोल करने के लिए तनिषा उसे किस करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर वो किस न करने की वो किस करने नहीं देती है। और फिर यही बात पे वो गुस्सा हो जाती है। तब स्मृति उसके वो सोचती है कि मैं वैसे ही इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं और भला ऐसा टेंशन क्यों लूँ। और इसके लिए वो उसके पास जाती है और उसे किस करती है। और किस करने के बाद वो ये सोचती है कि उसे अब उसको किस कर देना चाहिए, पर उसकी ये किस होते हुए कोई ना कोई देख लेता है। और जब वो लोग घर पर जाते हैं तब यहाँ पर तमाशा बहुत बुरी तरीके से हो जाता है। अब उसके आगे यहाँ पर जो स्मृति जब रूहानिका को ये सारी बातें बता रही रहती है तो वहाँ पर जो रूहानिका होती है वो एकदम से शॉक रहती है। वो एकदम से ये बोलती है कि तो फिर मतलब सूरज पापा मीन्स जो तनिषा के फादर रहते हैं उसे वो सब चीज़ें पता चल गई थी कि तुम दोनों का लव अफेयर था। तो वो कहती है कि हाँ, उन्हें ये बात पता चल गई थी। तो वो कहती है तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें जब ये सब चीज़ें लग गई थी तो तुम्हें एकदम से रोकना चाहिए था, सोचना चाहिए था यार, तो तुम कुछ समझ सकती, चीज़ें रुक जाती। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी थी रूहानिका कि नीति का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है। जो चीज़ लिखी हुई है उसे बदलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और ये बात सच थी कि अगर मेरी किस्मत में अगर अब ये सब चीज़ें लिखी थी तो चाहकर भी मैं बदल नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ कि खुदा आपको हमेशा से चीज़ें बताता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कुछ भी बुरा होगा तो ये सब चीज़ें ना आपको पहले से समझ में आ जाती है। और यही मेरे साथ होने वाला था। उन जिस पार्टी के टाइम पे मुझे इंट्यूशंस आ चुके थे कि कुछ हो रहा है। और ये ना बहुत इम्पोर्टेंट इंट्यूशंस होते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो इंट्यूशंस होते हैं ना ये हमेशा से आते हैं और सबको आते हैं। बस कोई इस इंट्यूशंस को समझ जाता है और कोई इस इंट्यूशंस को नहीं समझ पाता है। जो इन ट्यूशंस को नहीं समझ पाता है उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको भगवान ने कभी कोई चीज़ का बताया है। तो वही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि ये चीज़ होती है, तो प्लीज़ तुम्हें भी हमेशा से चीज़ों को बताना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। तो कहते हैं कि पर ठीक है, वो तो मैं समझ जाऊंगी, लेकिन फिर क्या हुआ मुझे आगे बताओगी तुम। तो वो कहती है कि फिर क्या होना था, जो तुम सोच रही हो वही हुआ। तो कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब प्लीज टेल मी हुआ क्या। तो वो कहती है कि वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। तो वह कहती है बताओ क्या तुम्हारी। तो कहती है जो तुम सोच रही हो वो मेरी आने की अब शुरुआत हो गई थी। एक स्मृति के जाने का समय आ चुका था और दूसरी स्मृति अब उसका जन्म होने वाला था। बस यही होने वाला था। तो वो कहती है फिर स्टोरी सुनाओ। तो यहाँ पर जो हमारी स्मृति होती है वो थोड़ी देर तक तो ऐसे सोचते कि कैसे बताऊं इसको, क्या समझाऊं। पर फिर उसके बाद वो हिम्मत करती है और एकदम से लंबी सांस लेती है। उसके बाद वो हिम्मत करते हुए उसे बताती है। वो उसे बताती है कि उस वक्त जब हम लोग घर पे पहुंचे थे मतलब स्मृति और रूहानिका जब गेट के अंदर पहुंचते हैं तभी वहां पे सूरज पापा खड़े रहते हैं। और वो एकदम से गुस्से की नज़र से तनिषा के ऊपर देख रहे रहते हैं। और तनिषा के साथ साथ मुझे भी उतने ही गुस्से वाली नज़र से देखते हैं। स्मृति वहां पर एकदम से डर जाती है और थोड़े से अपने पैर के कदम पीछे कर लेती है, क्योंकि उसके गुस्से की नज़रों से उसे डर लगने लगता है। और वो चीज़ समझ जाती है कि अब कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो शायद से सही नहीं है। और शायद उसका जो डर, जो उसको इंट्यूशंस आ रहे थे, क्या क्या वो सच तो नहीं हो गए, क्या सच्ची में उसको इनको कुछ समझ में तो नहीं आ गया। वो इसी बात पे थोड़ा सा डर जाती है और पीछे हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चुपचाप वो खड़ी रहती है
और खड़े होने के बाद वो इसे बोलती है कि पापा आप मुझे इतने घूरते हुए नज़र से क्या देख रहे हो। तनिष्का कहती है, तभी उसके डैड कहते हैं कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, तनिष्का तुम जो कर रही हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो बोलती है कि डैड मैं क्या कर रही हूँ और क्या सही नहीं है, आप मुझे बताओगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो उसे बोलते हैं कि क्या नहीं किया है तनिष्का, यू जस्ट, तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो। तुम एक एक अच्छी खासी लड़की होके एक लड़की के साथ अफेयर कर रही हो। तुम एक लड़की को किस कर रही हो और तुम उस लड़की के साथ, ये लड़की तुम्हें किस कर रही है, तुम्हें फोर्सफुली कर रही है और तुम करने दे रही हो। तो ये बात सुन के तनिष्का जो होती है एकदम से हाथ छोड़ देती है स्मृति का, और स्मृति भी एकदम से डर जाती है। तभी वहां से वो एकदम से नैना मॉम आती है और कहती है कि क्या हो गया क्या हो गया। तो वो कहते क्या हो गया है, मैं अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पैसे कमाने में लगा हूँ। इस जिंदगी में जीना है तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब मैं पैसा नहीं कमाऊंगा ना तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। ये एकदम, अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि मुझे दूसरों के घर पे जाकर ना गाड़ियां चलानी पड़ जाएगी, मैं एक ड्राइवर बन जाऊंगा, ये हालत हो जाएगी मेरी। इसलिए मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये पैसा क्या सिर्फ मैंने अपने लिए कमाया है, तुम लोगों को बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देने के लिए कमाया है। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, तुम्हें मैं ये दे सकूँ कि तुम अच्छे से रहो, खुशहाल तरीके से रहो, सब कुछ अच्छे से रहो, इसलिए मैंने ये सारा पैसा कमाया है। लेकिन तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी, तुम्हारे लिए तो मतलब सिर्फ बेवकूफ़ हूँ ना मैं, कि जो सिर्फ अपने बाहर रहता हूँ, इधर उधर बाहर रहकर कोई मैं ऐश नहीं कर रहा हूँ, और ना मेरी कोई बाहर जाके कोई गर्लफ्रेंड्स है या कुछ है जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी को बड़ी अय्याशियों की तरीके से जी रहा हूँ। हाँ, समझ में आया है कि नहीं। मैं अगर अपने घर से दूर हूँ तो कुछ मजबूरी की वजह से दूर हूँ, पर उस मजबूरी को तुम लोग समझने के बजाय तुमने तो उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मर्जी से चीज़ें करना स्टार्ट कर दी है। और तुम बीवी होकर पूरे टाइम यहाँ पे घर पे रहती हो, पूरे टाइम अपनी बेटी के साथ चिपके रहती हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था। तभी नैना मॉम एकदम से उसी तरफ देख के बोलती हैं कि एक मिनट, तुम मुझे कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो पर हुआ क्या है मुझे क्या पता। तो कहते हैं हाँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होगा ना, तुम तो इन दोनों को अपनी बेटी बेटी मानती रहती हो ना। तुम्हें पता है तुम्हारी ये जो तुम्हारी बेटी, जिसको तुम अपनी बेटी मानती हो, ये तुम्हारी असली बेटी को, मतलब स्मृति तनिष्का के साथ किस कर रही थी, उसे उसी गोदी में बैठ के उसे जबरदस्ती उसके ऊपर किस कर रही थी। इन दोनों का एक अलग ही रिलेशन चल रहा था, ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तुम्हें ये चीज़ समझ में, डिस्कस्टिंग, या तो इसका दिमाग खराब है या तो फिर मेरी बेटी का दिमाग खराब है, या तो ये दोनों ही पागल हैं जो पागल खाने पे जाने वाले हैं। और ये मेरी बेटी के साथ ये सारी गंदी गंदी हरकतें कर रही है और तुम्हें ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आई है या तुम्हें कुछ पता नहीं है। तभी नैना मॉम एकदम से बोलती है तनिष्का के ऊपर देख कर और स्मृति की तरफ देख, क्या तुम दोनों ये सब चीज़ें कर रहे थे, जो बाबा कह रहे हैं वो सही है, क्या जो बाबा बोल रहे हैं वो एकदम सही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हालत जो ख़राब होती है स्मृति की ख़राब होती है, क्योंकि वो एकदम से डरी सी सहमी सी लड़की होती है, तो उसको डर लग रहा रहता है। तभी वो उसे बोलती है कि बताओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर गूंगे की तरह से बैठने से अच्छा है कि तुम मुझे बताओ, स्मृति मुझे बताओ कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा, तुम मुझे बताओ। तो वो बोलती है कि मम्मा मैं आपको कुछ बताती हूँ, एक एक मिनट। तभी वो एकदम से उसी तरफ देख के, बोलोगी कि नहीं बोलोगी स्मृति। तो स्मृति अपने आगे नीचे करके बोल देती है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, पीछे हो जाती है। और यहाँ पर जो तनिष्का होती है, जो वहाँ खड़ी रहती है और वो अपने डैड की तरफ से घूर के देख रही रहती है और कुछ बोलती नहीं है। उतनी देर में जो नैना मॉम होती है वो एकदम से आगे आती है और स्मृति को जम के थप्पड़ मारने लगती है। जैसे ही वो थप्पड़ मारने के लिए होती है तभी वहाँ से तनिष्का उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि नहीं मामा, आप स्मृति को नहीं मार सकती हैं। तभी उसकी मम्मी एकदम से चला के बोलती,
तुम तो दूर ही रहो मुझसे। तुम्हारी तुम्हारी हर एक जिद को मैंने पूरा किया, और ये तुम्हारे साथ अगर इतने गंदा तरीके से व्यवहार कर रही है और तुम्हारे साथ इस तरीके से चीजें कर रही है और तुम करने दे रही हो, क्या मजबूरी रह गई है तुम्हारी? वो उसका हाथ पकड़ के, उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के उसको खींचते हुए बोलती है कि ये मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो और तुम बिगड़ती जा रही हो। ऐसा क्या जादू कर दिया इसने जो तुम इसके पीछे भागती रहती हो? क्या हो गया है तुम्हें? वो तनिषा जो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, आज वो इतने पीछे भाग रही कि क्या हो गया है। तभी वो उसे कहते हैं कि मम्मा, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, उसे तो ये सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था। मैं थी, सबसे पहले मैंने उसे किस किया। हाँ, और आपको क्या लगता है ये सिर्फ अभी हुआ है? नहीं, बचपन से मैं उससे प्यार करती हूँ। बचपन से, जब से मैंने होश संभाला था, 11th और 12th ईयर की होंगी मैं, तब से मैंने उसका साथ देती हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, और स्मृति ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं थी, मैंने स्मृति को समझाया, मैंने स्मृति को बताया कि मोहब्बत क्या होती है, और मैंने स्मृति को बताया कि दो लड़कियों के बीच में भी प्यार हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को लगता है कि दो लड़कियों के बीच में प्यार होना एक एक बीमारी है, या एक गलत चीज है। ना इसने मुझे बिगाड़ा ना मैंने इसको बिगाड़ा, हम बस दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये चीज आप लोगों को जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। और पापा, आइंदा के बाद आप मेरी मेरी होने वाली बीबी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जैसे ही ये बोलती है, तभी जो है उसके गाल पे एक जम के चमाट पड़ता है, और वो जो सूरज पापा रहते हैं, जो एक्चुअली में तनिषा के फादर रहते हैं, वो इतनी जम के उसके गालों पे थप्पड़ मारते और उसे इतना जम के मारते। तभी वहां से स्मृति एकदम से आती है, बोलती है कि आप इसको मत मारिए, मेरी गलती है, मेरी गलती है, आप इनको मत मारिए, मत मारिए, प्लीज मत मारिए। और यहाँ पर जो सूरज पापा रहते हैं वो इतने गुस्से में रहते हैं कि वहां पे एक थप्पड़ लेकर स्मृति पे भी गालों पे जम के जड़ते हैं, और उसको तो उसके बाल खींच के, उसको गंदे तरीके से खींचते हुए उसको अपने जो ढलान होती है, ढलान नहीं, जो मतलब एक सीमा होती है अपने डोर की, मतलब डोर की सीमा के वहां से उसको बाहर की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, तो जैसा गंदा कीड़ा मेरे घर में दिखना नहीं चाहिए। तूने मेरी बेटी के साथ रह रह के उसकी जिंदगी खराब कर दी। तुझे, तुम जैसे गिरे हुए लोगों को उंगली दो तो तुम लोग सर पकड़ते हो, उंगली दो तो तुम लोग हाथ पकड़ते हो, सर पे चढ़ते हो। तुमने यही किया। मैंने तेरे बाप को थोड़ा सा सहारा क्या दिया? तू तो मेरी ही बेटी के साथ अपनी जिंदगी खराब कर रही है, तूने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया। और ऐसे कह के उसको इतनी जम के लात मारते हैं कि वो उसके उसके जो कमर पे जम के लात मारते हैं कि वो लुढ़कते हुए गिर जाती है। और ये देख के तनिषा की हालत इतनी खराब होती है कि तनिषा उठ के एकदम से भाग रही रहती है, लेकिन उसके जो डैड होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे करते हैं। तभी वहां से जो स्मृति के जो बाबा होते हैं वो दूर से भागते हुए आते हैं, उनको देखते हैं कि उनकी बेटी के साथ इतना गंदा सलूक हो रहा है। तो एकदम से भागते हुए आते हैं और एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलते कि बेटा तू ठीक तो है ना? तो वो बोलते कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो वो बोलते कि साहब क्या हो गया है? आप मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कल तक तो ये आपकी भी बेटी थी, आप ऐसे मार के रहो। तभी वो एकदम से गुस्से में एक जम के लात, जो सीना होता है, जो उसके बाबा का, जो स्मृति के बाबा का सीना होता है, उस पर जम के लात मारते हैं, उसे जम के गिरा देते हैं। और वहां पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको बुलाते और कहते हैं कि इन दोनों को घर से बाहर निकालो। और सुन, तू भी यहाँ से निकल, और अगर तू मुझे कहीं दिख गया तो तुझे और तेरी बेटी को जिंदा जला दूंगा मैं। तेरी बेटी ने मेरी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी है। तेरी बेटी इतनी गिरी हुई है कि लड़कियों के साथ संबंध बनाती है, लड़कियों के साथ गंदी गंदी हरकतें करती है। तेरी बेटी ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, और आइंदा के बाद तेरी बेटी अगर मुझे दिख गई ना, तो इसे तो मैं मारूंगा मारूंगा, तुझे भी जिंदा जला दूंगा। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है अच्छे से, तो चुपचाप यहाँ से निकल। तनिषा वहां पर चिल्लाती रहती है और स्मृति की आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। उसे इस बात का दुख नहीं होता है स्मृति को कि उसे इतनी ज्यादा चोट पड़ी है, उसे इस बात का दुख होता है कि इतनी जम के गाल पे लाल वाला थप्पड़ तनिषा को जम के पड़ा है, और वो उसको इसी हालत में देखते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी
वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी उनको धक्का देके निकाल रहे रहते हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम थोड़ा सामान ले ले अपना और फिर जाते हैं। तभी उसको बोलते हैं जल्दी से सामान लो और निकलो। तो यहाँ से जो उसके बाबा होते हैं वो स्मृति की से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी ये चीज़ पता चलता है कि एक लड़की और एक लड़की के बीच में संबंध है। तो उसके बाबा भी नहीं समझते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं और चुपचाप उसका हाथ पकड़ते हैं। और वो पीछे मुड़ के देख रही रहती है तो उसके बाबा उसका सीधा आगे करते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से, और उसका हाथ पकड़ते हुए स्मृतिका चले जाते हैं। तनिषा वहाँ देखती रहती है। तनिषा एकदम से हाथ छुड़ाती है अपने पापा का, और जिस हाथ पे वो इतनी जम के काटती है जम के उसके पापा के हाथ पे, और वहां से छुड़ा के बोलती है स्मृति। तभी स्मृति के पीछे वो भाग रही रहती है और वहां से उसको सिक्योरिटी गार्ड वो तनिषा को पकड़ते हैं, जाने नहीं देते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से पूरे तरीके से अलग हो जाते हैं। वो वक्त इतना दुखदायक रहता है, यहाँ से लोगों की रूह कांप उठे इस तरीके से होता है कि दो मोहब्बत करने वाले को लोग कितने बेरहमी से जुदा कर रहे रहते हैं। वहां पर जब स्मृति पीछे टर्न होती है और तनिषा के पास जा रही रहती है तो उसके बाबा उसका हाथ खींचते हैं और उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। वो लड़की जो ऑलरेडी अपने बाबा से तो पिटी है, तब की तनिषा के बाबा से भी इतनी ज्यादा पिटी रहती है। उसके होठों से खून निकल रहा रहता है, उसके सर से खून निकल रहा रहता है, क्योंकि वो जब गिरती है सीढ़ियों से तो उसके सर पे चोट आ जाती है। सब कुछ होने के बाद भी कोई उन दोनों का दर्द ही नहीं समझता है। यहाँ पर जम के घसीटते हुए तनिषा को अंदर लेकर आया जाता है और उसके बाबा कहते कि अब ये घर से बाहर निकली ना तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। नैना को बोलते हुए जाते हैं। नैना मॉम होती है, वो एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है तनिषा तुम होश में आओ, तुम ये क्या पागल वाली हरकतें कर रही हो। तो कहती है मम्मा दूर हो जाओ मुझसे, मैं प्यार करती हूँ, मैं स्मृति के बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरे को स्मृति चाहिए, मुझे स्मृति चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, स्मृति नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें कोई कोई साइकेट्रिक्स की जरूरत है, इसका इलाज करवाओ। तो कहते हैं कि हाँ इसका इलाज तो होगा, कल ही मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, दिल्ली से मेरा दोस्त है, वो कल आएगा और इसका इलाज करेगा। ऐसे करते हुए यहाँ से जम के खींचते हुए यहाँ से तनिषा को उसके रूम पर ले जाया जाता है। उसके रूम को पूरे तरीके से लॉक कर दिया जाता है। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए रोते हुए रो रही रहती है, चिल्ला रही रहती है, तड़प रही रहती है, लेकिन उसकी कोई भी वो चीज़ को सुनने के लिए नहीं होती है। यहाँ पर स्मृति अपने बाबा की तरफ देख के बोलती है बाबा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। उसके बाबा उसकी बात न सुन के बोलती है कि तू सच्ची में ही मनूस है, तू सच्ची में ही इतनी मनूस है कि जब तू पैदा हुई ना तो तूने अपनी माँ को खा गई, और अब तू ऐसी हरकतें करके करके बस मुझे ही खाना चाहती है। तूने मेरी वो सारी इज्जत जो मैंने इतने सालों में कमाई थी वो सब की सब तूने खराब कर दी। तुझे क्या लड़के नहीं मिले थे जो तूने इतनी गंदे तरीके से एक लड़की के साथ संबंध बनाए। तू इतनी गिरी हुई किस तरीके से हो सकती है। तू इतनी इतनी ज्यादा गंदी है और इतनी घिनौना काम करेगी ये मैंने सोचा नहीं था। अरे तू तो इतनी ज्यादा दुर्भाग्य से पैदा हुई है कि तूने मेरी बीवी को, मेरी जो सबसे ज्यादा लगाव है उसको भी खा गई, मुझे जो सबसे ज्यादा लगाव थी मेरी इज्जत उसको भी खराब कर दिया। तू तू मेरा खून हो ही नहीं सकती है, पता नहीं तू क्या है, तू राक्षसनी है जो तू सबको खाती जा रही है। ये सारे वर्ड्स अगर आप अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसके मुंह से सुनो, जो उसके खुद के डैड थे, ये सब सुनकर तो वहाँ पर स्मृति एक पल के लिए आंसू भी उसके निकलना बंद हो जाते हैं। वो वहीं से थम सी जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि हो क्या गया है। इससे पहले वो समझे, इससे पहले वो कुछ बोले, वो चुपचाप से सहम सी जाती है और उसके बाबा उसको वहाँ से खींचते हुए वहाँ से चुपचाप लेकर चले जाते हैं। ये लोग वहाँ से जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं और वो वहाँ से रेलवे स्टेशन की टिकट लेते हैं और ये अपने दादी के यहाँ जा रहे रहते हैं। वो दादी जो जिनके यहाँ ये कभी स्मृति गई नहीं थी, हमेशा से वो तनिषा के साथ ही रहती थी, तो वो कभी गई नहीं है और उस गांव में जा रहे रहते हो ये गांव छोड़ के। और ये देखकर जो हमारी स्मृति रहती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, उसको रोना आ जाता है, लेकिन वो रोकर भी क्या करेगी। क्या उसका दर्द, उसकी चीज़ों को कोई समझने वाला था? कोई नहीं समझ रहा था। यहाँ तनिषा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रो रही रहती है, सब कुछ कर रही रहती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो
कुछ करे और हर टाइम ऐसी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा समय बीतने के बाद 1 या 2 दिन तो इस तरीके से ऐसे हो जाते हैं कि तनीषा तो रूम से निकलती ही नहीं है, ना वो खाना खाती है, ना वो कुछ निकलती है। उसकी माँ उसके रूम पर आके खाना देकर जाती है, लेकिन जब भी वो शाम को रात को आती थी तो वो देखती थी कि उसने वो खाना ही नहीं खाया है। वो वहाँ रोती रहती थी और अपनी इतनी मायूसी रहती थी। और यहाँ पर जो स्मृति थी वो कितनी कोशिश करती है कि उन दिनों वो जब गाँव में गई थी तो वो गाँव में अपनी दादी के साथ बैठी रहती। उसकी दादी उसको कुछ भी बोल रही थी कि उसको सुनाई नहीं देता था, समझ में नहीं आता था। और उसका जो बाबा था कि उसने गाँव में नहीं बताया था कि किस वजह से वो लोग यहाँ आए हैं। बस वो ये बोल देता है कि उस अपनी दादी को कि वो गाँव में ना वो थोड़ा सा कुछ गलती की वजह से मेरे से कुछ बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये सब कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा रहता है। स्मृति भी यहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है एक कोने में। सुबह से शाम हो जाती है, उसे भी कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहता। वो अपने बाबा के पास जाती है कि अपने बाबा को तो मनाए, लेकिन उसके बाबा उसे कलमोही, कलंकनी, करमजली सब वो कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी टूट जाती है। वो बहुत रोती है अंदर ही अंदर। यहाँ पे स्मृति रो रही रहती है और यहाँ पर तनिष्का रो रही रहती है। इन दोनों के रोने का कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो हमारी तनिष्का रहती है उसको बाहर निकाला जाता है और उसे नीचे बुलाया जाता है। जब वो नीचे जाती है तो वहाँ देखती है कि एक डॉक्टर खड़ा है। वो डॉक्टर के सामने बैठी रहती है, तो वो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट रहता है। वो उसके सामने देखकर वो पूछता है उसे कि तुम्हें मतलब ऐसे क्या उसने इन्फ्लुएंस किया जिससे तुम हो गई हो। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि तुम पागल हो क्या डॉक्टर? क्या तुम्हें इतनी चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये सब नेचुरली है? किसी लड़की के साथ लड़की का संबंध बनाना वो कोई गुनाह नहीं है, और ना वो कोई गलत चीज़ है। ये तो सिर्फ ये चीज़ है कि मोहब्बत है। तुम क्या जानोगे? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि हम लड़कियां भी एक दूसरे से मोहब्बत कर सकती हैं? तभी साइकेट्रिस्ट बोलता है कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। ये ये पूरी तरीके से मानसिक स्थिति से पागल हो चुकी है। इसका ट्रीटमेंट एक ही जगह हो सकता है कि आप इसको दिल्ली के सबसे बड़े पागल खाने में डाल दो। वहाँ पर इसको इलाज किया जाएगा, इसको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद इसे समझ में आएगा। और ये बात सुनकर वहाँ पे नैना मॉम एकदम से गुस्से में जाती है। तो नैना मॉम कहती है कि नहीं नहीं, ये पागल नहीं है मेरी बेटी, बस इसके ऊपर ना किसी का साया है, किसी ने जादू टोना किया होगा और वो स्मृति ने ही किया होगा, तभी इसके साथ ऐसा हो चुका है। नहीं नहीं, यही चीज़ हुई होगी, इसी वजह से हुआ होगा, वरना मेरी बेटी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक तरफ उसे मेंटल असाइलम में डालने की बात चल रही थी, और एक तरफ माँ उसको बचाने के लिए ये कह देती कि उसके ऊपर ऊपर की हवा लगी हुई है। थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। कुछ वक्त इसी तरीके से बीत जाता है। रोज ऐसी हालत होती है कि सुबह आना, शाम को आना, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती। ऐसे करते करते 15 से 20 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। और बाबा उसके जो रहते हैं वो बाहर ताला लगा के, उसके रूम के बाहर ताला लगा के चले जाते हैं। 20 दिन के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि तनिष्का और स्मृति की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर स्मृति को भी हाई डोज का फीवर आ चुका रहता है कि वो भी कुछ नहीं खा रही थी 15 दिन से, और वो भी पूरी तरीके से बीमार पड़ जाती है। और यहाँ पर जो हमारी तनिष्का रहती है वो भी पूरी तरीके से बढ़ जाती है। कहते हैं ना, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दोनों तरफा आग उसी तरीके से लगी रहती है। और यही होता है, दोनों की हालत इतनी बुरी हो जाती है। इस ड्यूरेशन में जो उसके बाबा रहते हैं वो वहाँ पे कितने सारे वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य जो होते हैं, उस ज़माने में डॉक्टर तो सिर्फ अमीर लोग एफर्ट्स कर पाते थे, लेकिन उस ज़माने में जो गरीब लोग था वो वैद्य को ही बुलाया जाता था। तो वैद्य को बुला के उसका ट्रीटमेंट करा रहे रहते हैं, लेकिन इतने सारे वैद्य को बुलाकर भी वैद्य भी हाथ खड़े कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि तुम्हारी बेटी को तो बचाने के लिए सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। तुम्हारी बेटी जिस तरीके से ऐसी हुई है, तो ये तो वही जाने कि क्या हो गया है। तुम्हारी बेटी को बचाना अब सबसे अलग हालत हो चुकी है। तुम्हारी बेटी बचेगी ये या नहीं बचेगी, ये हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब उसका जो
पापा रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो रहता है स्मृति के पापा को, लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार भी तो बहुत करता था। तो वो एकदम से बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने देखो जो कुछ भी कहा मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तू एकदम से ऐसा कुछ हो तेरे साथ। मैं तेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तू क्यों नहीं समझती है। मैं बहुत गुस्से में था, मैं सच्ची में इतना गुस्से में था कि मैंने तेको देखा तक नहीं, तेको समझा तक नहीं। मैं इतना बड़ा वाला हूँ कि मैंने मैंने ये चीज़ समझने की भी कोशिश नहीं करी कि भाई ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन मैंने मैंने जो किया बहुत गलत किया तेरे साथ। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करना चाहता था। जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। प्लीज़ मुझे मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मुझे इत- मुझे मुझे माफ़ कर दे। पर सच्ची में मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर मैं तुझे कैसे समझाऊं। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू उठ जा मेरी बेटी उठ जा। तभी वहाँ पर वो बहुत रो रहा रहता है, लेकिन वो वैद्य भी बोलते हैं कि अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ तनिषा जो रहती है वो भी इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी रहती है। इस 20 दिन में उसके साथ टॉर्चर का पना कितना हाई लेवल का होता है कि टॉर्चर का लेवल ये होता है कि उसको तो साइकेट्रिक्स की तरफ बुलाया जाता है। उसको तो झाड़ा फूकी के लिए भाई कहाँ कहाँ से वो लोग बुलाए जाते हैं, उसको बिठाया जाता है, झाड़ा फूकी की जाती है। लेकिन लोग इसको एक तरीके का डिजीज़ कंसिडर कर देते हैं, जबकि ये डिजीज़ कभी होती ही नहीं है। एक तरीके की ये तो अलग ही चीज़ होती है, पर इतने गंदे तरीके से इसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। और इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर कहते हैं ना कि मोहब्बत सच्ची हो तो इंसान भी झुक जाता है। और पर यहाँ पर जो हमारे सूरज पापा रहते वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ स्मृति के बाबा ये चीज़ समझ चुके थे कि यहाँ पर अगर उनकी मोहब्बत उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो उसको अपनी जान भी प्यारी नहीं है। तो यहाँ पे स्मृति के पापा समझ चुके थे कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है तनिषा से, इसके बिना वो रह नहीं सकती है। और यहाँ पे वो समझ चुके थे, लेकिन सूरज बाबा तो अपने ही चीज़ों पे थे। तो इनकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि जहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है वो बस बाहर की तरफ देखती है और उसके मन में सिर्फ एक गाना आता है जो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द भरा गाना रहता है। खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो हमने तो बस इश्क है किया। इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाती है चरिया। इसे दिल के इरादों में है कितना असर, लहरों से किनारों तक करता है सफर। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो हमने तो बस इश्क है किया। ये गाना उसके दिमाग में आ रहता है। और यहाँ पर हमेशा से जो तनिषा रहती है कि यार वो इतना ज़्यादा प्यार करती है, वो खुदा से ये बोलते हुए बोलती है कि यार मैंने क्या गुनाह कर दिया, सिर्फ मोहब्बत ही तो करी है। क्या मोहब्बत करना इतना ज़्यादा मुश्किल है? क्या हमारे लकीरों में क्या मोहब्बत का लिखा ही नहीं है? और इस तरीके से वो रो रही रहती है और वो रोते रोते पूरे तरीके से बेहोश हो जाती है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुबह से शाम तक वो बेहोश रहती है और ये किसी को पता नहीं चलता। फिर नैना मॉम एक्चुअली वो अपनी बेटी से प्यार तो करती थी, फिर वो चुपके से आके जब गेट लॉक करके देखती है तो वहाँ पर वो पूरे तरीके से बेहोश होती है। उसको हाई लेवल का फीवर होता है। तभी वहाँ पर उसके बाबा को फ़ोन किया जाता है, मतलब वो सूरज पापा को, और उनको बुलाया जाता है, उनको बिठाया जाता है, उनको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए बिठाया जाता है।
तब डॉक्टर बोलता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मुझे नहीं पता कि आपने इतने दिन से खाना नहीं खा रही हैं, क्या है, लेकिन इन्हें शायद अगर कोई चीज़ का गम है या वो चीज़ है, आप वो चीज़ करिए वरना आपकी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपकी खुद की इकलौती बेटी है, तो आप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकते हैं। और ये बात सुन के मतलब सूरज अंकल जो रहते हैं उसकी तरफ जो नैना मॉम है वो देखते हुए बोलती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, चाहे उसके लिए स्मृति को बुलाना क्यों ना पड़े, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।